भारतीय संविधान, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की संपूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आज इस वीडियो में हम देखेंगे। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी भारतीय संविधान, जो संविधान हम आज देख रहे हैं वो संविधान आखिर बना कैसे, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इस किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले उसकी हिस्ट्री समझी जाती है, तब उसे हम बेटर तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर भारतीय संविधान जो है वो किस प्रकार से बना, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, वर्तमान जो स्वरूप हम संविधान का देख रहे हैं वो कितने चरणों से होके गुजरा है। हमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझना है और इसके प्रेजेंट फिनोमेना भी समझना है। इस वीडियो में हम ये जो सीरीज़ हम शुरुआत कर रहे हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे 1600 से जो 1947 तक का हम पूरा आपको बैकग्राउंड बताएंगे। इसे दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट हम करेंगे 1600 टू 1857, 1600 से 1857 तक का जो पार्ट है वो हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में गिनेंगे, और फिर 1857 के बाद 1947 ये हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। इस पूरे संविधान को हमने दो भागों में बांटा है, 1600 से 1857 और 1857 से 1947, ताकि बेटर तरीके से आप संविधान को समझ पाएँ। और संविधान की पृष्ठभूमि यदि समझ में आ गई तो हमें आज के परिप्रेक्ष्य में जो संविधान है उसके बारे में बेहतर जानकारी मिल सकती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हम आज देख रहे हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हम आज देख रहे हैं, आखिर ये डेवलप कैसे हुआ, ये इवॉल्व कैसे हुआ, कैसे ये बना, इसकी पृष्ठभूमि हमें देखनी है। 1947 के बाद या 1950 में जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ये केवल एक दिन या 2 दिन या 1 साल या 2 साल का प्रोसेस नहीं था कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बन गया और हमें लागू हो गया। इसके पीछे बहुत से सालों का इतिहास रहा है और वही इतिहास हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो, बट ये RS, IAS और जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए ध्यान से आप इस वीडियो को देखें। सबसे पहले भारत में जो विदेशी थे उनका जो क्रम है वो हमने दिखाया है कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी। यानी अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में पुर्तगाली आ चुके थे और डच आ चुके थे। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, ये क्रम था भारत में विदेशियों के आगमन का। जो विदेशी कंपनी थी, जो यूरोपियन कंपनी थी, जो भारत में आके व्यापार करने लगी थी, उनके व्यापारियों का क्रम जो है, विदेशियों का जो क्रम है वो दे रखा है। ये पुर्तगालियों के बारे में हम पढ़ लेते थोड़ा कि 1498 वास्को डी गामा ने कालीकट तक की यात्रा की। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत को अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कोचीन में की। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कोचीन में की थी। कई बार क्वेश्चंस आपको बहुत फैक्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं किसी एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्जाम में, कि पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की या अंग्रेज़ों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो ये सारी चीज़ें जो माइनर बातें हैं वो हम इस वीडियो के थ्रू समझ जाएंगे। और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को देने के लिए हम केवल ट्रिक पे बेस नहीं रह सकते। IAS एग्ज़ाम हुआ या RS एग्ज़ाम हुआ तो केवल वो ट्रिकी एग्ज़ाम नहीं है। जब तक हम किसी चीज़ के रूट को नहीं समझेंगे तब तक हमारी आंसर राइटिंग या फिर हमारा डिसीजन मेकिंग उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता कंपैरेटिवली जितना दूसरे एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव हमारा जो थॉट है, हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो दूसरों से बेटर होना चाहिए। इसलिए किसी भी चीज़ को हम रूट वाइज समझेंगे कि आखिर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने कैसे प्राप्त किया। और हम क्या करेंगे, मान लीजिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से पीछे हम पीछे के लगभग 200 सालों का या 300 सालों के इतिहास को हम देखेंगे, तब जाके हम समझ पाएंगे कि भारत का संविधान कितना मजबूत, कितना विशाल और कितना अपने आप में विविधताएं लिए हुए है और ऐसा क्यों है, कैसे हम अपने आज़ादी प्राप्त की और कैसे हमने संविधान को। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, हिस्ट्री का
पार्ट नहीं पढ़ा मैं। 1498 में आपको पढ़ा दिया। 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1505 यानी पुर्तगालियों ने भारत में दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में स्थापित की। फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर बनाया। किसको प्रथम गवर्नर बनाया? फ्रांसिस्को। ये फैक्ट है, ये आप इसमें से देख लीजिएगा। पुर्तगालियों को मजबूत समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत पारित किया। ब्लू वाटर पॉलिसी 1509 यानी 1509 में अल्मीडा ने गुजरात, टर्की और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। 1510 यानी 1510 अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में वायसरॉय बना और अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा 1510 में अपने अधिकार में ले लिया। गोवा को 1510 में अपने अधिकार में ले लिया। 1511 पुर्तगालियों ने मालवा द्वीप में स्थित मलक्का पर अधिकार कर लिया और 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की औपचारिक राजधानी बना दिया। पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी औपचारिक राजधानी कब बनाया? 1530 में। अब ये तो हो गई बात पुर्तगालियों की, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज। अब हम यहाँ जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे वो देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया का। तो एक कंट्री ब्रिटेन और दूसरी कंट्री भारत यानी इंडिया। ब्रिटेन और भारत दोनों के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? ब्रिटेन की, और आई कहाँ पे थी? भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ब्रिटेन की कंपनी थी। जैसे अपने मान लो कि रिलायंस कंपनी है या कोई और कंपनी है, टाटा कंपनी हो गई या कोई भी अदर कंपनी, इंडिया की कोई भी एक कंपनी जो व्यापार करना चाहता, जो व्यापारिक कंपनी है, वो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। एक कंपनी थी, ये क्या थी? एक कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी थी। जो कंपनी कहाँ की थी? ब्रिटेन की। और वो व्यापार करने कहाँ आई थी? भारत। तो इस कंपनी ने ब्रिटेन में कौन होगा? ब्रिटेन गवर्नमेंट। ब्रिटेन में कौन होगा? ब्रिटेन गवर्नमेंट से इस कंपनी ने परमिशन ली कहाँ पे व्यापार करने के लिए? भारत में। किससे ली? महारानी एलिजाबेथ से। महारानी एलिजाबेथ से उन्होंने परमिशन ली और इंडिया आए। इंडिया कहाँ आए? जहांगीर के पास। महारानी एलिजाबेथ से शुरू में कंपनी ने 21 साल के लिए, कई बुक्स में 15 साल यानी 15 साल दे रखा है, कुछ किसी में 21 साल दे रखा है। तो 15 या 21 साल के लिए फैक्ट अगर देखा जाए तो 21 ईयर के लिए ली थी परमिशन कि हम इंडिया जाएंगे और इंडिया में जाके अपना व्यापार करेंगे। और एक कंपनी थी, कंपनी का मतलब है जो 10 या 15 लोगों की एक ऐसी कंपनी जो व्यापार करना चाहती है। तो व्यापार करने के उद्देश्य से उन्होंने ब्रिटेन सरकार से, महारानी एलिजाबेथ से एक परमिशन ली कि हम कहाँ जाना चाहते हैं? भारत, और जाके एक व्यापार करना चाहते हैं। भारत वो पहुँचे जहांगीर के पास। जहांगीर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं कि जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था, जिसे बाद में जहांगीर की उपाधि दी गई। पहले सलीम थे और बाद में उनको जहांगीर। जहांगीर का मतलब होता है जो दुनिया को जीत ले। एक कहावत है और एक बहुत फेमस कोट भी है कि ब्रिटिश राजदूत थॉमस रॉ ने जहांगीर को नक्शा देते हुए कहा था कि वह उसे दुनिया दे रहा है। हालांकि उसे नहीं पता था कि ये इतिहास बदलने वाली घटना होगी। अब परमिशन कब ली गई थी? आपको मैंने इसमें बताया था कि ये परमिशन किसने ली थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कहाँ जाने के लिए? भारत। कब ली थी? 1600 यानी 1599 के आखिर में, यानी 1600 ईस्वी के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमिशन ली कि हम भारत जाके व्यापार करना चाहते हैं। अब ये परमिशन जब ली थी तब भारत में जो था किसका राज था? मुगल्स का। और मुगल्स में जो राजा कौन थे? अकबर। जब तक अकबर थे तब तक ब्रिटिश कंपनीज को वहाँ पे इस्टेब्लिश करना या वो अपना काम करना थोड़ा सा। अब अकबर की जो मृत्यु है वो 27 अक्टूबर 1605 को उनकी मृत्यु हो जाती है। अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उनका पुत्र,
क्योंकि अकबर की मृत्यु हो गई है तो राजगद्दी पर किसी न किसी को तो शासन करना पड़ेगा, किसी न किसी को तो बिठाना पड़ेगा। तो राजगद्दी पर अब आते हैं जहांगीर। जहांगीर की ताजपोशी की जाती है और राज्याभिषेक होता है अक्टूबर 1605, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद जहांगीर गद्दी पर आ गए। अब जब जहांगीर गद्दी पर आ गए और जहांगीर के हाथ में मुगलिया सल्तनत आ गई और मुगलों की सत्ता जब जहांगीर के हाथ में आ गई तो ब्रिटिश के लिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके लिए अब वहाँ पे व्यापार करना थोड़ा आसान हो गया। तो आप देखिए यहाँ से ब्रिटेन से कैसे इंडिया पहुँचते हैं, ये इंडिया पहुँचते हैं ऐसे, और किससे मिलते हैं, जहांगीर से, जहांगीर से। आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनके फैक्ट को ज़्यादा नहीं याद करना है, क्योंकि ये पॉलिटी का पार्ट है। हिस्ट्री का पार्ट आपको अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। ये पॉलिटी का पार्ट है, इसलिए आपको फैक्ट केवल एक प्रोसेस बताया जा रहा है, एक सीक्वेंस बताया जा रहा है कि कहाँ से कैसे कैसे होते हुए कैसे जहांगीर तक पहुँचे अपन। जहांगीर के पास ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे आते हैं और अपनी कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए उनसे परमिशन मांगते हैं। तो जहांगीर ने उन्हें परमिशन दे दी थी कि आप हमारे यहाँ पे अपनी फैक्ट्री या अपना व्यापार स्थापित कर सकते हैं। अगली कड़ी में पूरी तैयारी के साथ, उसके बाद क्योंकि 1605 में जहांगीर गद्दी पे आ गए, अब अगली कड़ी में पूरी तैयारी के साथ इंग्लैंड से 1608 में हेक्टर नाम का एक जहाज भारत के लिए रवाना किया जाता है। इस जहाज के कैप्टन का नाम था हॉकिंस। सबसे पहले सूरत के बंदरगाह पर जाकर यह जहाज रुका। उस समय सूरत भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। हॉकिंस व्यापार की नीयत से ही भारत आया था, इसलिए उसने राजदूत के रूप में उस समय के सत्ताधारी मुगल बादशाह जहांगीर के पास जाकर अपनी हाजिरी लगाई। क्योंकि उस समय जो सत्ता थी वो जहांगीर की थी, मुगल सल्तनत की सत्ता थी। तो मुगल वंश के जो वंशज थे या जो सत्ताधारी थे जहांगीर, उनके पास उन्होंने जाके हाजिरी लगाई। जहांगीर ने भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि का विशेष स्वागत किया, साथ ही उसे सम्मानित किया कि शायद उस वक्त जहांगीर इस बात से अनजान रहा होगा कि जिस अंग्रेज कौम के नुमाइंदे को वह सम्मानित कर रहा है वह एक दिन उसी कौम के वंशज भारत पर शासन करेंगे और हमारे शासकों और जनता को अपने सामने घुटने टिकवा कर सलाम करवाएंगे। ये उन्हें अभी तक नहीं पता था, ये उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जो परमिशन वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहे हैं भारत में व्यापार करने की, वो उनके ऊपर कितनी भारी पड़ने वाली है, उसका अंदाज़ा उस वक्त जहांगीर को बिल्कुल नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज भारत पहुंचता है और भारत पहुंचकर जहांगीर के दरबार में हाजिरी लगाते हैं कि हम विदेशी व्यापार करने यहाँ आए हैं, अगर आपकी परमिशन हो, आपकी इजाज़त हो तो हम आपके देश में व्यापार कर सकते हैं। तब जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बाशिंदे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनको व्यापार करने की अनुमति दे दी और अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंडिया में हो चुकी थी। पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पहुंची तो उनके लिए सबसे पहले चुनौती थी पुर्तगाली, जो उनसे पहले आए हुए थे। पुर्तगाली अंग्रेज़ों के लिए एक चुनौती के रूप में थे, क्योंकि वो भी व्यापार करने आए थे और अपन जानते हैं कि हम लोग अगर कहीं व्यापार करने किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में यदि जाएं तो वहाँ पे पहले से स्थापित जो व्यापारिक जो व्यक्ति होते हैं या फिर जो व्यापारिक कंपनियाँ होती है वो हमारे लिए चुनौती बनती है। क्योंकि अंग्रेजों को आने से पहले पुर्तगाली भारत आ चुके थे, साथ ही वे जहांगीर को प्रभावित भी कर चुके थे, इसलिए हॉकिंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह उन्हें अपने रास्ते से कैसे हटाए, कैसे पुर्तगालियों को उनके रास्ते से हटाया जाए या जहांगीर की नज़रों में उनको गिराया जाए, ताकि हम लोग उतना अच्छा व्यापार कर पाएँ जितना हम सोच के आए थे। इसके लिए उन्होंने जहांगीर को पुर्तगालियों के खिलाफ क्या करा, भड़काना शुरू कर दिया। कि इसी कड़ी में 6 फरवरी 1663 यानी 1663 को उसने बादशाह जहांगीर से एक शाही फरमान जारी करवा लिया। जहांगीर से एक फरमान जारी करवा लिया और इसके तहत अंग्रेज़ों को, एक फरमान के तहत, एक आदेश के तहत अंग्रेज़ों को कहाँ पर, सूरत में कारखाना बनाकर व्यापार करने की अनुमति मिल गई। और इसी के साथ ही जहांगीर ने यह इजाज़त भी दे दी कि उनके राज दरबार में इंग्लैंड का एक राजदूत रह सकता है।
जिसके तहत सर थॉमस रो 1615 में राजदूत बनकर भारत आए। सर थॉमस रो 1615 में राजदूत बनकर भारत आए। 2 इजाज़त दे दी, एक तो सूरत में कारखाना खोल सकते हैं और दूसरा एक व्यक्ति उनके दरबार में राजदूत बनकर रह सकता है, जो राजदूत रहा सर थॉमस रो, जिनके बारे में अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा। ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे ही विशेषाधिकार मिले उन्होंने अपने कारखाने लगाने शुरू कर दिए और एक के बाद एक अहमदाबाद, बरहामपुर, आगरा, सूरत में फैक्ट्रियाँ खोल दी और बंगाल का इलाका समुद्री तट से सटा था, इसलिए उसे भी व्यापार के लिए चुना गया और यहाँ भी फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई। आप देखिएगा कि इंडिया का जो मैप है, अगर हम इंडिया के मैप को यदि देखें तो एक तो इन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की सूरत में, जैसा बन रहा है वैसा बनाया जा रहा है, आप केवल समझ लीजिए कि एक कंपनी इस्टेब्लिश की यहाँ और दूसरी कंपनी इस्टेब्लिश की यहाँ बंगाल में। क्यों? क्योंकि अगर कहीं कोई इन फ्यूचर प्रॉब्लम होती है तो ये अपना सामान समेट के कहाँ से भाग सकते हैं? समुद्री रास्तों से। बट बहुत ही चालाकी से इन्होंने कोस्टल एरिया पर ही अपनी फैक्ट्री ज़्यादा इस्टेब्लिश की थी, क्योंकि यहाँ से उनके लिए भाग जाना या इनके लिए व्यापारिक गतिविधियाँ करना बहुत ही आसान था। व्यापारिक गतिविधियों के पॉइंट ऑफ व्यू से और सामरिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट था। इसलिए इन्होंने अपनी जो भी कंपनी इस्टेब्लिश की वह अपने कोस्टल एरिया में ही की और धीरे धीरे कंपनी ने अपना व्यापार फैला लिया और वक्त गुजरता गया। धीरे धीरे कंपनी ने अपना व्यापार फैला लिया। अब कंपनी क्या कर रही थी कि कंपनी अपने वर्कर्स के रूप में, किसके वर्कर्स के रूप में किसको लेके आ रही थी? वहाँ पे अगर ब्रिटेन से वो अपने वर्कर्स जो बुलाती थी वो एक्चुअल में वर्कर्स नहीं होते थे, वो वेल ट्रेंड जो आर्मी मैन्स होते हैं, जो मिलिट्री के जवान होते हैं, जो उनकी सेना थी, वो बना रही थी धीरे धीरे कंपनी। वर्कर्स के रूप में धीरे धीरे कंपनी ने अपनी एक अलग सेना खड़ी कर ली और उस सेना की शक्ति से, क्योंकि उनके पास क्या था? वेपन्स थे और भारत में जो राजा थे उस वक्त के, उस दौर के, उनके पास वेपन्स इतने हाई टेक्निक वाले जो वेपन्स थे, जो हथियार थे, वो मौजूद नहीं थे। तो कंपनी के पास कंपनी ने धीरे धीरे अपनी क्या बना ली? एक मिलिट्री इस्टेब्लिश कर ली और उनके पास आधुनिक हथियार थे, जिसकी वजह से कोई भी राजा यदि उनकी व्यापारिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करता तो वो उसे सीधे तौर पे चैलेंज कर सकते थे। और ये काम धीरे धीरे साल दर साल निकलते हुए, वक्त गुजरते हुए, उन्होंने अपनी वर्कर्स की आड़ में एक बहुत बड़ी मिलिट्री खड़ी कर ली। और सीधे अगर अब कोई व्यक्ति, जो राजा, जो लोकल यानी कि वहाँ के क्षेत्र के आधार पर यदि राजाओं को बात की जाए तो अलग अलग राजाओं से अगर उनका किसी व्यापारिक गतिविधि के चलते यदि मतभेद होता तो वो सीधे तौर पे उसको हराने के लिए तैयार रहते थे या युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कंपनी ने व्यापार के साथ राजनीतिक सत्ता, कंपनी ने व्यापार के साथ, कंपनी ने क्या किया? व्यापार के साथ कंपनी ने व्यापार तो किया ही किया, उसके साथ राजनीतिक सत्ता पर भी अपना अधिकार कर लिया। यानी आई तो थी व्यापार करने, अब धीरे धीरे वो राजनीति में भी आ गई। कैसे आ गई? मिलिट्री बना ली और साथ ही साथ राजनीतिक जो डिसीजंस होते थे उनमें इंटरफेरेंस करने लगी। तो व्यापार के साथ साथ राजनीतिक सत्ता पर भी अपना अधिकार कर लिया। कंपनी के अत्याचारों की खबर और कंपनी के जो रिटायर अधिकारियों का असीम धन के साथ वापस ब्रिटेन लौटना आखिरकार ब्रिटेन सरकार की नज़रों में ये सवाल खड़ा कर रहा था कि कंपनी व्यापार की हद से काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और वो राजनीतिक आइडेंटिटी यानी राजनीतिक सत्ता में आ चुकी है। वही ब्रिटेन की संसद में भी ये मामला उठने लगा। मान लीजिए कि कोई कंपनी, यदि भारत की कंपनी मान लो विदेश में जाके व्यापार करती है और वहाँ पे इस तरह की राजनीतिक सत्ता को हासिल कर लेती है तो भारत की संसद में उसका मुद्दा उठता है। मान लीजिए ये भारत की संसद है, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ये इंडिया है और ये मान लीजिए आप यूएस है। अगर इंडिया की कोई कंपनी यूएस में जाके बिजनेस कर रही है और वहाँ पे धीरे धीरे पॉलिटिकल आइडेंटिटी को अपना लेती है या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने लग जाती है तो इंडिया में मान लो बीजेपी गवर्नमेंट है तो
तो कांग्रेस वाले क्या करेंगे, अपोजिशन लीडर्स जो होंगे ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि सर आप इंडिया की कंपनी वहाँ जाके इस तरह से इंटरफेरेंस कर रही है, तो यहाँ की संसद में ऑब्जेक्शन होगा। वैसा ही ब्रिटेन की संसद में हुआ जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार की जगह राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगी। तो ब्रिटेन की संसद में जो मामला उठा तो वहाँ ब्रिटेन सरकार को भी एक दफ़ा लगा कि हाँ ये कंपनी जो व्यापार करने गई थी, परंतु कई सौ साल गुजरने के बाद अब ये कंपनी इस तरह की हो गई है कि वहाँ पे राजनीति अपनी स्थापित करने लग गई है। तो ये मामला अब ब्रिटेन की संसद में भी उठने लगा। अब एक तरफ आप देख रहे होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, जहांगीर से उन्होंने परमिशन ली, कोस्टल एरिया पे अपनी अपनी फैक्ट्रीज लगाई और अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर दिया। साथ ही साथ वर्कर्स के रूप में अपनी एक आर्मी भी इस्टेब्लिश कर ली। अब इस चीज़ का मुद्दा उठने लगा ब्रिटेन पार्लियामेंट में, क्योंकि कई सैकड़ों साल गुजर चुके थे और कंपनी अब जिनके पास रेवेन्यू आना चालू हो जाता, मान लो कंपनी के पास क्या क्या हो गया था, पैसा। क्यों? क्योंकि व्यापार कर रही थी कंपनी, व्यापार करके क्या कमा रही थी, पैसा। और साथ ही साथ वर्कर के रूप में क्या थे उसके पास, सैनिक। तो आप समझिए कि जिसके पास सेना हो और जिसके पास पैसा हो उसे सत्ता से हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी के साथ एक ऐसा युद्ध होता है जब इस तरह की बातें होती है और कई राजाओं से उनका युद्ध और छुटपुट जो झगड़े या उनके जो राजनीतिक मतभेद हैं वो चालू रहते हैं। और इसी बीच एक ऐसा युद्ध होता है जिससे भारतीय इतिहास में कंपनी को और मजबूती प्रदान कर देता है, यानी कंपनी के पांव और ज़्यादा मजबूत कर देता है। और एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये युद्ध ज़्यादा मायने नहीं रखता, बट पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी राजनीतिक रूप से ये युद्ध बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और ये युद्ध कौन सा था, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बारे में हमने एक और वीडियो अपलोड करेंगे। प्लासी का युद्ध का पूरा एक वीडियो अलग से अपलोड किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको एक फैक्ट समझना है कि प्लासी का युद्ध जो राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। क्या होता है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में क्लाइव की जीत हो गई थी और मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया गया था। प्लासी का युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों में से एक था, यद्यपि सैन्य दृष्टि से एक मामूली सी झड़प से अधिक कुछ नहीं था। सैन्य दृष्टि से यदि देखा जाए तो एक झड़प या युद्ध था, परंतु राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वो युद्ध था जिसने राजनीतिक सत्ता को और अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता को और मजबूती प्रदान कर दी और बहुत से बदलाव भारत में कर दिए। ये युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें मीर जाफर जिसने दगाबाजी की और मीर जाफर ने ही सिराजुद्दौला को मरवा दिया था और फिर मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर रॉबर्ट क्लाइव ने बैठा दिया था। उसके बाद एक और युद्ध होता है, यानी ये युद्ध हुआ था प्लासी का 1757 में, और उसके बाद एक और युद्ध होता है 1764 में जिसे बोला जाता है बक्सर का युद्ध। इस युद्ध ने ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अवध के नवाब शुजाउद्दौला, पहले अपन ने सिराजुद्दौला पढ़ा है, अब है शुजाउद्दौला की सेना के साथ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल के नवाब जो मीर कासिम था उसको बैठा था। इस युद्ध के अंत में ब्रिटिश सेना की जीत हुई। इस युद्ध में भी, बक्सर के युद्ध में भी ब्रिटिश जीते और प्लासी के युद्ध में भी ब्रिटिशों की जीत हुई। अब ये दोनों युद्ध आप समझिए कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का जो युद्ध होता है। इन दोनों युद्ध के बाद हालात और परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बदल जाती है, कंपनी की पकड़ राजनीति में बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है और साथ ही साथ ब्रिटेन की पार्लियामेंट, यानी कहाँ पे, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वहाँ पे और मुद्दा उठता है कि भारत में जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी गई थी, जो एक कंपनी के रूप में आपने भेजा था, वो वहाँ पे राजनीतिक हस्तक्षेप कर रही है। साथ ही साथ वहाँ पे वो जुल्म, वहाँ की जो जनता है उस पर जुल्म कर रही है, वहाँ पे शोषण बढ़ता जा रहा है। आप करते क्यों कुछ नहीं हो, यहाँ की सरकार के से पूछा, ब्रिटेन की सरकार के सामने ये प्रश्न उठा। बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि हुई और इस संधि में क्या हुआ, 1765 में एक संधि हुई जिसमें बंगाल का स्वामी बना दिया। कंपनी जो थी वो बंगाल की पूरी तरह से मालिक बन चुकी थी, क्योंकि कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार भी प्राप्त कर लिया। दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू,
जहाँ से कलेक्शन आता है, पैसा आता है, वो रेवेन्यू। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इस संधि के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 स्टेट की दीवानी यानी रेवेन्यू का अधिकार किसके पास आ गया? अब कंपनी के पास। पैसा कंपनी के पास अब और ज़्यादा आने लगा। ये सारा घटनाक्रम ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चलता है कि इस तरह से कंपनी अब तक आते आते एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ अब शोषण करने लगी है और अपनी सत्ता को और बढ़ाने लगी है। ये बात ब्रिटेन गवर्नमेंट में होती है। संसद के कुछ सदस्यों का विचार था कि कंपनी आर्थिक दृष्टि से जो मजबूत है, इसलिए कंपनी को क्राउन के अधीन कर दिया जाए। इस विचारधारा के प्रबल होने के कारण कंपनी ने अपनी राजनीतिक उपलब्धियों को सुरक्षित करने के लिए राज्य को 1 फरवरी 1767 को से 4 लाख पाउंड वार्षिक देना स्वीकार कर लिया। पहले समझौता 2 साल के लिए था और उसके बाद इसे 5 सालों के लिए बढ़ा लिया गया। जो कंपनी थी उसको लगा कि हमारे यहाँ पे, कंपनी कहाँ थी? इंडिया में, और गवर्नमेंट कहाँ है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन की गवर्नमेंट को ये लगने लगा कि इंडिया की में हमारी जो कंपनी है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट इंडिया की कंपनी को रेगुलेट करेगी। तो उन्होंने क्या किया कि 4 लाख पाउंड जो देना तय कर लिया कि आप हमारे काम में इंटरफेरेंस मत करो। अब कंपनी जब पैसा दे रही है तो कंपनी की हालत बिगड़ेगी धीरे धीरे, और वक्त भी गुजरा। कंपनी की बिगड़ती हुई स्थिति के कारण कंपनी के धन की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया। अब कंपनी के पास पैसा कम हो गया। कंपनी को इतनी विशाल राशि केवल कौन दे सकता था? इंग्लैंड सरकार। किंतु कंपनी के संचालकों को इस बात की आशंका थी कि यदि हम, मान लीजिए आप किसी के पास पैसा उधार लेने जाते हैं तो आप उसके दबेल हो ही जाएंगे ना, कहीं न कहीं से किसी न किसी बात से आपको उससे दबना ही पड़ेगा। यदि आपने कहीं किसी से 20,000 रुपये उधार ले लिए, 1 लाख रुपये उधार ले लिए, तो अब जब वो आपके ऊपर एक तरह से आपके ऊपर अधिकार हो जाता है, उसका एक प्रेशर तो क्रिएट हो ही जाता है ना। किंतु कंपनी के संचालकों को इस बात की आशंका थी कि सरकार ऋण मांगने पर कहीं कंपनी के क्राउन को अधीन न कर दिया जाए, तथा इंग्लैंड के शेयर बाजार में शेयर ही देने का आवेदन पत्र भेजा। इंग्लैंड में कंपनी ने एक एप्लीकेशन भेजी कि हमें शेयर मार्केट जो है उसमें हमें पार्टिसिपेट किया जाए। इस आवेदन पत्र के साथ संबंध में इंग्लैंड के विचारों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। जैसे ही वहाँ पे आवेदन गया, उसके बाद फिर हंगामा हुआ पार्लियामेंट में, और फिर ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने 2 कमेटियाँ बनाई। 2 कमेटियाँ, एक थी सीक्रेट कमेटी और दूसरी थी सेलेक्ट कमेटी। सीक्रेट कमेटी और सेलेक्ट कमेटी, इन समितियों के सुझावों के आधार पर सरकार ने 2 विधेयक तैयार किए। प्रथम विधेयक में क्या किया? कंपनी को 14 लाख रुपए का ऋण देने की व्यवस्था की गई, तथा दूसरे विधेयक में कंपनी पर कुछ सरकारी नियंत्रण करने की संचालन समिति तथा भारत में प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन करने की व्यवस्था की गई। यानी 2 कमेटियां बनी। एक कमेटी तो ये डिसाइड करेगी कि आपको 14 लाख पाउंड लोन के रूप में दिए जाएंगे। किसको? कंपनी को। ब्रिटेन गवर्नमेंट अब कंपनी को 14 लाख पाउंड पैसा उधार दे रही है। साथ ही साथ दूसरी कमेटी जो भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको चेंज करने के लिए व्यवस्था करेगी। और दूसरी कमेटी थी, उस कमेटी ने जो एक्ट बनाया उसे ही बोलते थे रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे इंग्लैंड की संसद में 1773 में पास किया गया और 1774 में इसे लागू किया गया। यह अधिनियम संसद द्वारा कंपनी के कार्यों में प्रथम हस्तक्षेप था। यह फर्स्ट बार हुआ था कि ब्रिटेन की जो सरकार थी उसने भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत में जो कंपनी थी उसके कार्यों में पहली बार हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। यानी कि अब जब पैसा दे दिया है 14 लाख पाउंड और कमेटी बिठा दी, अब प्रशासनिक कार्यों को फेरबदल किया जाता है। अब जो लगाम लगने वाली थी किस पे? ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में थी, इस पे लगाम कौन लगा रही है? ब्रिटेन गवर्नमेंट। ब्रिटेन की गवर्नमेंट में अब बहुत अच्छी तरह से एक चीज़ को समझना है कि ब्रिटेन गवर्नमेंट अलग है, ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है और भारत की राजनीति अलग चल रही है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए अपना सबसे पहला दाव जो था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। रेगुलेट करने का मतलब होता है नियंत्रण। आप समझते हैं, रेगुलेट करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू अब पहली बार कंपनी के कामों को रेगुलेट करना प्रारंभ कर दिया ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने। आपको बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट अलग है, ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है, सारे अंग्रेज एक नहीं हैं। ब्रिटेन की गवर्नमेंट अलग
कंट्रोल कर रही है। अब इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है, कंपनी है, उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला एक्ट पास हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या फेरबदल किए गए ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये वीडियो जो है आपको केवल एक बैकग्राउंड देने के लिए, अब हम एक्ट बाय एक्ट, क्योंकि पहली बार किसी चीज़ को कंपनी को कंट्रोल करने के लिए उसके गले में जो फंदा डाला गया था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसके थ्रू अब कंपनी के कामों को ब्रिटेन गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज होना प्रारंभ हो जाता। अब यहाँ से कंपनी धीरे धीरे कंपनी पे ब्रिटेन गवर्नमेंट हावी होना चालू हो जाएगी। और 1773 का जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट था इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि 1773 के एक्ट में क्या हुआ, फिर उसके बाद एक्ट बाय एक्ट पढ़ते पढ़ते 1857 तक जाएंगे। बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है, क्योंकि केवल फैक्ट पढ़ लेना या किसी चीज़ को केवल किताबी ज्ञान के आधार पे आप किसी चीज़ को नहीं समझ सकते। आपको पहले पूरा बैकग्राउंड अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी। अगर आपको पूरी कॉन्स्टिट्यूशन या पूरा पॉलिटी अगर समझनी है तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से। थैंक यू गाइस।